हेलो एवरीवन। आज हम एक कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन हमारे लिए रिलेवेंट है उसका जो रिलेवेंट पार्ट है, सेक्शन का भी जो रिलेवेंट पार्ट है उसको देखेंगे। पहला सेक्शन है 50C। 50C क्या बोलता है? 50C बोलता है सर कि आप एक एसएससी हो और आपके पास में कैपिटल एसेट है, और वो कैपिटल एसेट है या तो लैंड या बिल्डिंग या दोनों, और उसको ट्रांसफ़र करने के बाद में सर आपके हाथ में कोई कंसिडरेशन रिसीव हुआ या अक्रू हुआ। लेकिन जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ या अक्रू हुआ वो जिस वैल्यू पे आपने स्टैम्प ड्यूटी भरी है उस वैल्यू से कम है, तो जब हम कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करेंगे तो क्या करेंगे, उस अमाउंट को हम मान लेंगे कि ये मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, और कंसिडरेशन जो आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है उसको हम दरकिनार कर देंगे और उस अकॉर्डिंगली आपकी लायबिलिटी डिटरमाइन की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे 247 क्या बोलता है? वो ट्रांसफ़र की बात करता है, और ट्रांसफ़र में बोलता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है पोजेसन वगैरह अगर जो है हम बोल सकते हैं लिया जा रहा है या रिटेन किया जा रहा है तो उसको ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा। या कोई आप ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी भी आप मेंबर बन गए या आपने शेयर जो एक्वायर कर लिया किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, किसी कंपनी में या किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, या कोई आपने एक एग्रीमेंट या अरेंजमेंट किया किसी भी तरीके से जिसका इफ़ेक्ट हो रहा है ट्रांसफ़र का, और उससे आप क्या कर रहे हो, आप उस प्रॉपर्टी के जो भी राइट्स वगैरह है आप उसको एंजॉय कर रहे हो। और फिर उन्होंने क्या बोला कि क्लॉज 5 क्लॉज 6 के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का वही मतलब है जो 269 यूए के क्लॉज डी में है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनीशन 269 यूए क्लॉज डी में क्या बोली है कि या तो कोई लैंड बिल्डिंग या बिल्डिंग का पार्ट और उसमें इंक्लूड हुआ करेगा, वो इंक्लूड करेगा क्या, कोई भी मशीनरी प्लांट, और उसके साथ में भी अगर आप बेच रहे हो तो पूरा का पूरा जो है उसको क्या बोला जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाएगा। और उन्होंने क्या बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, अगर किसी लैंड या बिल्डिंग में या किसी बिल्डिंग के एक पार्ट में अगर आपका कोई राइट भी है, अधिकार अगर भी है, तो उसको भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिफिनीशन में माना जाएगा। अब आते हैं अपने केस पे। तो अपने केस में क्या हुआ कि असेसी क्या था, असेसी वो डीलर था, और 23 दिसंबर 2005 को क्या किया, उसने एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया, मतलब एग्रीमेंट टू सेल किया उसने किसके साथ में, एन के साथ में, और उसमें उसने परचेज़ किया 3639.60 स्क्वायर मीटर का ज़मीन, जिसमें उसने 4.25 करोड़ का कुछ कंसिडरेशन दिया। अब एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें क्या हुआ, असेसी के हाथ में कोई पोजीशन नहीं आया और ना ही उसके नाम पे कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह ऐसे कुछ एग्जीक्यूट की गई। फिर जिसने ट्रांसफ़र किया तो उसने क्या किया, उसने उस को सेल कर दिया 3 तरीके से। पहले 2 ट्रांजेक्शन में असेसी जो है पार्टी नहीं था उस डीड में, और थर्ड जो ट्रांजेक्शन था उसमें असेसी जो है उसमें विटनेस था। फिर असेसी ने क्या क्लेम किया कि ये जो मुझे लॉस हुआ है वो मेरा बिजनेस लॉस है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने क्या बोला कि नहीं, ये इस पर 50C लगना चाहिए, और उसने एडिशन कर दिया उसकी इनकम में। और ट्राइब्यूनल ने भी असेसिंग ऑफिसर के जो हम बोल सकते हैं टेक था उसको ही उन्होंने अपहेल्ड किया। फिर अभी हाई कोर्ट ने क्या क्या बोला है उसको लाइन बाय लाइन देखेंगे। उन्होंने बोला इट इज़ अ वेल सेटल्ड रूल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन विथ रिगार्ड टू टैक्सिंग स्टैट्यूट्स then an assessee cannot be taxed without clear words for that purpose, and every act of parliament has to be read as per its natural construction of words। तो क्या बोला गया, assessee cannot be taxed without clear words for that purpose, मतलब साफ साफ जो शब्दों में लिखा रहेगा उसी के लिए assessee को ऊपर टैक्स किया जाएगा। From a perusal of section 247 and 50C, it is axiomatic that explanation 1 to section 247 uses the term immovable property। उन्होंने बोला कि सर अगर हम जाते हैं पढ़ते हैं 247 को, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन 247 क्या बोलता है, वो ट्रांसफ़र की बात करता है। तो 247(1) में पहला बोला गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन क्या किया गया है कि अगर कोई लैंड बिल्डिंग है वो, या उसमें लैंड बिल्डिंग का कोई राइट है तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया गया है, ऐसा उन्होंने बोला। वेयर एज सेक्शन 50C यूजेज द एक्सप्रेशन लैंड इंस्टेड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन 50C क्या बोलता है सर, 50C बोलता है कि अगर कोई आपका कैपिटल एसेट है और उस कैपिटल एसेट में कोई लैंड या बिल्डिंग है, तो ये डिफरेंस हो गया। वेयर एवर द लेजिस्लेचर इंटेंडेड टू एक्सपैंड द मीनिंग ऑफ लैंड टू इंक्लूड राइट और इंटरेस्ट इन लैंड, जहाँ पे लेजिस्लेचर को अगर ऐसा लगा कि नहीं ये लैंड में इंक्लूड करना है डिफिनीशन को और जो है वाइड करना है, तो उन्होंने क्या किया है,
उन्होंने स्पेसिफिकली जो है ऐसा बोला है। उन्होंने उसमें उदाहरण दिया कि जैसे 35(1) और उसमें बात अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है, वो डील करता है कि अगर कोई आपको कैपिटल गेन हो गया, जो कि किस वजह से हुआ, अगर कोई आपने ट्रांसफ़र किया एसेट को और आपको क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग को अर्बन एरिया से रूरल एरिया में। तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया इस सेक्शन में, वहाँ पे बोला गया कि इंटरेस्ट इन लैंड टर्म करके यूज़ किया गया। 54G को अगर हम देखें तो 54G क्या है कि अगर आप कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग उसको अर्बन एरिया से जो है अगर आप SEZ में शिफ्ट कर रहे हो, तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ कि जो स्पेसिफिकली लैंड की डिफिनीशन थी वहाँ पे बोला गया कि राइट इन लैंड और बिल्डिंग। और अब उन्होंने बोला कि 50C क्या इसमें क्या लिखा गया है, 50C में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड की बात की गई है। आगे उन्होंने क्या बोला कि सेक्शन 50C वॉज अप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड विच इन द इंस्टेंट केस वॉज एंड नॉट द ट्रांसफरर और एंड नॉट अ ट्रांसफरर और को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उन्होंने क्या बोला कि 50C किसके लिए अप्लीकेबल है, वो अप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ जो लैंड का ट्रांसफरर है उसके लिए। और इस केस में क्या था, जो N था, मतलब जिससे उसने एग्रीमेंट टू सेल किया था वो ट्रांसफरर है, जबकि असेसी जो है वो ट्रांसफरर नहीं है। अनडाउटली द असेसी हैड सर्टेन राइट्स अंडर द एग्रीमेंट। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हाँ, असेसी के पास में क्या है, उस एग्रीमेंट की वजह से उसके हाथ में कुछ सर्टेन राइट्स हैं। लेकिन हाउएवर फ्रॉम द क्लियर प्लेन एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज एम्प्लॉयड इन सेक्शन 50C, लेकिन जब हम सेक्शन 50C को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, इट इज़ एविडेंट दैट द सेम डज नॉट अप्लाई टू अ केस ऑफ राइट्स इन लैंड। लेकिन 50C किसकी बात करता है, वो बात करता है ओनरशिप की बात करता है, अगर आपका किसी ज़मीन में कोई अधिकार है उसकी बात वो नहीं करता, ऐसा उन्होंने बोला। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50C वर नॉट अप्लीकेबल टू द केस ऑफ द असेसी। इस वजह से 50C का जो एप्लीकेशन है वो असेसी के हाथ में नहीं होगा। आगे उन्होंने बोला द क्वेश्चन वेदर द लॉ सस्टेन्ड बाय द असेसी फेल अंडर द हेड बिजनेस और कैपिटल गेन रिक्वायर्ड एडजुडिकेशन ऑफ फैक्ट्स। उन्होंने बोला कि अगर भाई ये कैपिटल गेन में आएगा या बिजनेस में आएगा, उसके लिए उन्होंने वापस बोला कि आप इसको फैक्ट्स जो है उसको फैक्ट्स को चेक करो, ITAT को उन्होंने डायरेक्ट किया। थैंक्स अ लॉट।